हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दोस्तों आप सभी का बहुत स्वागत है आई एग्जाम बी के एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल एग्री बी में। दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो कल एग्जामिनेशन हुआ था नाबार्ड डे का फेज 2, उसका जो स्पेसिफिक स्ट्रीम थी एग्रीकल्चर और साथ ही साथ लैंड डेवलपमेंट। तो एग्रीकल्चर और लैंड डेवलपमेंट की पेपर की हम एनालिसिस करेंगे, उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कट ऑफ एनालिसिस को देखेंगे। और यहाँ पे इस जंक्शन में हमें क्या लर्निंग्स हैं फॉर नेक्स्ट ईयर, जो नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशन होगा 2022 में, उसको हम डिस्कस करेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी प्रिपेयर करना चाहते हैं। ओके, तो इस इमेज को दिखाने का मेन मकसद ये है कि जैसे हम लोग फेज 2 की तैयारी कर रहे थे तब मैंने आपको बार बार कहा था कि आप मॉक टेस्ट दें, डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट, वो आपको एनालाइज करने में हेल्प करेंगे कि आप कितना लिख पाते हैं। क्योंकि आपने देखा कल जो एग्जाम हुआ था उसमें जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन थे उसमें 600 वर्ड्स में आंसर करना था, एंड जो 10 मार्क का क्वेश्चन था उसको 400 वर्ड्स में आंसर करना था, एंड टाइम आपके पास 90 मिनट्स था, जो कि काफी कम कह सकते हैं टाइप से आपका। तो आपकी टाइपिंग स्पीड्स कैसी है, उसमें आप अपने क्वेश्चंस को कैसे डिजाइन कर रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। तो उससे पहले आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो मॉक टेस्ट इज द की, आप कैसे भी पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, बट आप मॉक टेस्ट जरूर देके जाएं किसी भी एग्जाम के लिए, नॉट ओनली फॉर द नाबार्ड, बाकी एग्जाम्स के लिए भी। तो हम स्टार्टिंग करते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से 15 मार्क्स के। पहले मैं आपको बता दूं ये जनरल का नहीं है पेपर, दिस इज फॉर द एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर स्पेसिफिक स्ट्रीम का कल एग्जाम हुआ था उसका है, जनरल का हम अपने मेन चैनल पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर को। सो इसमें पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज द नीड ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस, मेंशन द सैलिएंट फीचर ऑफ पीएमएफबीवाई एंड व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ पीएमएफबीवाई इन आवर कंट्री। ओके, सो ये एक बहुत बेसिक क्वेश्चन था, एंड जिन भी स्टूडेंट्स ने प्रिपेयर किया था हमारे साथ मॉक टेस्ट में, तो आप सभी को पता होगा कि ये हमने फर्स्ट और सेकंड मॉक टेस्ट में सेम क्वेश्चन रखा था कि व्हाट इज द नीड ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस एंड फीचर्स ऑफ पीएमएफबीवाई एंड व्हाट आर द चैलेंजेस। बेसिकली आप कहीं से भी पढ़ेंगे आपको सिमिलर क्वेश्चंस प्रैक्टिस में मिलेंगे। उसका क्या रीजन है कि आपको सिलेबस से स्टिक होना है। मैं हमेशा फोकस करता हूं कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो आप अपने सिलेबस से स्टिक रहें। तो अगर आप देखेंगे नाबार्ड का जो इस बार का फेज 2 का एग्जाम हुआ था उसका जो पेपर पूरा बना हुआ है, क्वेश्चन जो आए हैं वो पूरे सिलेबस से आए हुए हैं। अभी 2 मार्कर क्वेश्चन या फिर 1 मार्कर क्वेश्चन में ये और ज्यादा क्लैरिफाई होता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको लिखना था कि क्या नीड है क्रॉप इंश्योरेंस की, उसके क्या सेलिएंट फीचर्स हैं। सेलिएंट फीचर में सिर्फ ये नहीं आता कि प्रीमियम भी एक सेलिएंट फीचर है, क्योंकि वन सीजन वन प्रीमियम ही इसकी टैगलाइन है। उसके अलावा जो बाकी फीचर्स हैं वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करने थे, एंड व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ पीएमएफबीवाई। इसका डिटेल आंसर हमने पहले भी सर्कुलेट किया है, तो आपको हमारे वो एग्री बी के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आप हमारे एग्री टेलीग्राम चैनल में जाके इसका आंसर देख सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट आर द मेन चैलेंजेस फॉर द पुअर प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स इन एग्रीकल्चर। तो हमारी पुअर प्रोडक्टिविटी क्यों है इंडिया में किसी भी क्रॉप की, एज कंपेयर टू बाकी कंट्री भी कह सकते हैं, एज कंपेयर टू बाकी स्टेट्स भी कह सकते हैं, यहाँ क्यों इतना बड़ा वेरिएशन है, ये हमको डिस्कस करना है। ओके, सो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, तो मेन चैलेंजेस यहाँ पे डिस्कस करने थे। वहां पे कोई ऐसा कंटेक्स्ट भी नहीं था कि दूसरी कंट्री से या विद इन स्टेट्स। ओके, तो आपको बेसिकली चैलेंजेस बताने थे कि पुअर प्रोडक्टिविटी या जो इनवेरिएबल प्रोडक्टिविटी है हर स्टेट की। जैसे फॉर एग्जांपल वीट की प्रोडक्टिविटी पंजाब में बहुत ज्यादा है, उसकी जस्ट हाफ एमपी में या फिर बाकी स्टेट्स में, तो उसकी क्या रीजन है। इस टाइप से इसको आपको पूरा आंसर करना था कि क्लाइमेटिक डिफरेंसेस हैं, सॉइल में डिफरेंसेस हैं, जियोग्राफिकल डिफरेंसेस हैं, सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मेंशन करनी थी। देन इज द डिस्क्राइब फॉलोइंग 4 ऑप्शंस, उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से आपको वो डिफाइन करने थे, जिसमें राइजोबियम बायो फर्टिलाइजर था, एंड बाकी सिमिलर ऑप्शंस भी वहां पे थे। तो अगर आपको किसी भी स्टूडेंट को जिसने ये एग्जाम दिया है एग्रीकल्चर स्ट्रीम से, वो बता सकते हैं कि यहाँ पे और बाकी क्या ऑप्शन थे। और इसके साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं कि आपने क्या अटेम्प्ट किए थे वहां पे क्वेश्चंस, और आपके लगभग डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव का आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, सो दैट कि जो नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट प्रिपेयर करें उनके लिए एक आपके कमेंट्स के थ्रू हेल्प हो। ओके, सो 10 मार्क्स के जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन थे उसमें था कि व्हाट इज द रोल ऑफ केवीके इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड डिस्क्राइब मैंडेट प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव। ओके, तो ये पूछा गया था, एंड ये जो टॉपिक है ये अगर आप सिलेबस देखोगे तो सिलेबस में ऐसा ही टॉपिक लिखा है, रोल ऑफ केवीके इन एग्रीकल्चर। तो ऐसा नहीं है कि आपको पहले से पता नहीं होता, ये सारी चीजें सिलेबस में दी रहती हैं। अगर आप अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करते हैं तो डेफिनेटली आपको हेल्प होती है। देन सिमिलरली एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जीएम क्रॉप। तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती है उसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस
एडवांटेजेस हैं ये वहां पे पूछे गए थे। देन हार्वेस्टिंग एंड पोस्ट प्रोसेसिंग ऑफ जूट, ये क्रॉप एक क्वेश्चन था जो कि सिंपल क्रॉप प्रोडक्शन से डायरेक्टली पूछ लिया गया था। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस आप देख रहे हैं कि नहीं पूछे गए हैं। जो 15 मार्क्स में थे इसमें भी जनरल टाइप के क्वेश्चन जिसमें कि डायनामिक और आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज दोनों काम आएगी, और सिमिलरली यहाँ पे भी आपकी डायनामिक एंड कंसेप्चुअल नॉलेज दोनों काम आएगी। सिर्फ एक ही क्वेश्चन ऐसा था जिसमें आपको पूरे कंसेप्ट पता होने चाहिए थे, ऑल्दो जीएम में भी सिमिलरली ऐसा ही था। देन जो 2 मार्कर क्वेश्चन थे इसमें पैराग्राफ दिए हुए थे जिसमें से कि 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे। तो ये इसमें जो पहला पैराग्राफ था इट इज बेस्ड ऑन प्लांट फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी से था वो बेसिकली जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कौन से पिगमेंट्स होते हैं, कौन से एंजाइम्स होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। इनके जो डिटेल्ड क्वेश्चंस हैं, जो इसमें क्वेश्चंस थे वो हम अपने जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बनाएंगे उसमें हम पूरा आपको क्वेश्चन विद आंसर वहां पे बताएंगे। तो अगर किसी को अपने आंसर्स कंपेयर करने हैं तो वो हमारी साइट पे जब हम इसको लाइव कर देंगे तो आप तब वहां पे देख सकते हैं। देन जो सेकंड क्वेश्चन था वो म्यूटेशन पे था, वो पैराग्राफ म्यूटेशन पे था एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। ये प्लांट फिजियोलॉजी वाला हम कह सकते हैं कि ये काफी एक टाइप से टफ था, क्योंकि एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स का जो फिजियोलॉजी वाला एरिया है वो उतना एडवांस भी नहीं होता, तो क्योंकि ये पूरी की पूरी बहुत कंसेप्चुअल चीजें थी तो ये काफी टफ था। म्यूटेशन वाला पार्शियली टफ था, पार्शियली इजी था, नॉट वेरी टफ, नॉट वेरी इजी। ओके, एग्रो फॉरेस्ट्री भी अगेन यहाँ पे कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं था कि आप सिर्फ कुछ ओवरऑल या जो हम कहते हैं ना ऊपर ऊपर से पढ़ के जाएंगे, तो उससे होने वाला नहीं था। अगर आपके डीप कंसेप्ट्स हैं, आपको पूरे कंसेप्ट्स पता है तभी आप इसको करते हैं, अदरवाइज एग्रो फॉरेस्ट्री का पैराग्राफ से भी क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप एग्रो फॉरेस्ट्री का जिसने भी वहां पे पैरा देखा होगा उनको पहले ये लगा होगा कि इजीली आंसर हो जाएंगे, बट वो ऐसा नहीं हुआ था। देन फोर्थ जो ऑप्शन था वो हर्बिसाइड्स पे था, हर्बिसाइड्स पे एक पैराग्राफ है, उस पे क्वेश्चंस थे। सिमिलरली 1 मार्कर क्वेश्चन थे। 1 मार्कर क्वेश्चन तो बहुत इजी भी नहीं कह सकते, बट वो जो पेपर का लेवल था इट इज एएफओ लेवल। और जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र एएफओ में ये क्वेश्चन आया हुआ था, सॉइल इरोजन इक्वेशन दी थी और पूछा गया था कि के स्टैंड्स फॉर। ओके, तो ये यहाँ पे भी पूछा गया था। तो काफी क्वेश्चंस ऐसे थे जो सिमिलर थे। सिमिलरली वहां पे जो एसिड रेन से रिलेटेड क्वेश्चन थे यानी इस टाइप से जो क्वेश्चंस थे वो काफी सिमिलर थे, या फिर एएफओ में जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस थे। 2 मार्कर क्वेश्चन, यहाँ पे जो लर्निंग है ये इंपॉर्टेंट है कि जो 2 मार्कर क्वेश्चन है उसके लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। और अगर आप ये देखोगे तो ये भी सिलेबस में पूरा का पूरा मेंशन है। सिलेबस में प्लांट फिजियोलॉजी को मेंशन किया है, म्यूटेशन को तो पूरा जेनेटिक्स के अंदर उन्होंने मेंशन किया ही है, एग्रो फॉरेस्ट्री पे पूरा मेंशन किया हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको देख के जानी थी। जितने भी स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और स्पेशली जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं, तो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन है अभी भी, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करते हैं। अगर आप अभी से प्रिपेयर करते हैं तो आप पूरे के पूरे जो 8 सब्जेक्ट्स हैं, सबसे प्रॉब्लम हमको फेज 1 में ही होती है, जो 8 सब्जेक्ट्स हैं वो आप कैसे कवर कर सकते हैं। तो अभी से अगर आपको प्रिपरेशन करनी है आप अभी स्टार्ट करें। आप ये प्रिपरेशन एग्जाम के साथ करना चाहते हैं तो आप अभी कोर्स को एनरोल करें। And we are providing a flat 38% ऑफ फॉर आवर न्यू बैच, एंड बेसिकली वो 50 स्टूडेंट्स का बैच होगा, तो आप उसको जल्दी एनरोल कर लें एंड बहुत जल्द उसके लिए हम नया बैच स्टार्ट करेंगे फॉर द फुल ईयर। ओके, सो आप और जितने भी स्टूडेंट्स ने फेज 1 के बाद एनरोल किया है या जो अब एनरोल करेंगे, हम वो पूरा नया बैच स्टार्ट करते हुए चलेंगे। तो आप अभी से प्रिपेयर करें। आपको हमारे कोर्स में वीडियो लेसन, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव सेशन एंड इंटरव्यू गाइडेंस मिलेगी। सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट। आप फेज 1 की तैयारी भी कर रहे हैं, अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिर्फ ये ना करें कि अभी मेरे को केवल फेज 1 पे ध्यान देना, आपको फेज 2 भी साथ में देखना पड़ेगा। उसमें आपको पर्सनलाइज्ड फीडबैक दिया जाता है और रियल एग्जाम एक्सपीरियंस उसमें दिया जाता है। तो आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। सिमिलरली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एएफओ तो उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। देन लैंड डेवलपमेंट स्ट्रीम थी जो, उसमें जो क्वेश्चंस आए थे वो भी अगेन सिलेबस से काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था जो 15 मार्क का था, व्हाट इज द वाटर यूज एफिशिएंसी, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ ड्रिप इरिगेशन एंड व्हाट इज द कैबिलिगेशन। ओके, ये क्वेश्चन था एंड ये सिलेबस से ही था और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था, क्योंकि इससे पहले जो लैंड डेवलपमेंट के क्वेश्चन पेपर देखे गए उनमें काफी ज्यादा न्यूमेरिकल्स या फिर सॉइल फिजिक्स के क्वेश्चंस आते हैं और सॉइल केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं, तो इस बार ऐसा नहीं था। देन जो दूसरा क्वेश्चन था वो उसमें पूछा गया था व्हाट इज द लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन, व्हाट आर द क्राइटेरिया टू डिफाइन द लैंड क्लासिफिकेशन, व्हाट आर डिफरेंट सब क्लासेस ऑफ लैंड कैपेबिलिटी क्लासेस एंड व्हाट आर द डिफरेंट क्लासेस विद देयर नोटेशन ऑन मैप। ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया था 15 मार्क में। देन 10 मार्क का क्वेश्चन था व्हाट इज द रोल ऑफ बायो फर्टिलाइजर, व्हाट आर द एप्लीकेशन मेथड्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर, व्हाट इज द प्राइमरी
प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी फेजेस ऑफ सीवेज वाटर ट्रीटमेंट। बेसिकली ये सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पे क्वेश्चन था एंड ये लैंड डेवलपमेंट स्ट्रीम के अंदर ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो एक लर्निंग जो सबसे बड़ी यहाँ पे है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के लिए तैयार करें, आप अपने सिलेबस में देखें। अभी जनरल का हम अपने मेन चैनल में डिस्कस करेंगे, तो उसमें भी हम देखेंगे कि जो जनरल के लिए सिलेबस दिया गया है, क्वेश्चंस वहीं से थे। ऑल्दो उसमें जो एक क्वेश्चन पूछा गया था क्रॉस ब्रीडिंग का, वो टोटली अनएक्सपेक्टेड था। जनरली वैसे क्वेश्चन कंसेप्चुअल में आप देखेंगे, जैसे एग्रीकल्चर का भी हमने डिस्कस किया, तो उसमें भी वैसा क्वेश्चन नहीं था कि जो जनरल स्टूडेंट से पूछा गया था। ओके, तो क्रॉस ब्रीडिंग उसके लिए भी सब लोग परेशान ना हो, क्योंकि अगेन वो सभी के लिए डिफिकल्ट था या फिर सभी के लिए नया कंसेप्ट था। देन इसमें 10 मार्क क्वेश्चन एक ये भी था कि व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ कंपोस्टिंग, डिफरेंस बिटवीन द कंपोस्टिंग एंड वर्मी कंपोस्टिंग एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग, ये बताना था। तो ये लैंड डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर का था। तो जो भी स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि उस समय ये होता है कि हमें क्वेश्चंस चाहिए, तो आप क्वेश्चंस यहां से देख सकते हैं। इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो ऐसे राइटिंग आया था, 300 वर्ड्स में लिखना था, 40 मार्क्स का ही था। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए गए थे, कंट्रीब्यूशन ऑफ टूरिज्म सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी, बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर फार्मर्स, व्हाट इज द डाइवर्सिटी इन कंटेक्स्ट ऑफ वर्कप्लेस, सजेस्ट सम मेजर फॉर प्रमोटिंग डाइवर्सिटी इन स्कूल ड्रॉपआउट्स इन इंडिया, कॉजेज एंड प्रिवेंशन। तो अगर आप देखोगे कई स्टूडेंट्स ऐसा होता है ना कि सर हम तो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के हैं, अगर ऐसे नॉर्मल आ गया, इकोनॉमिक्स पे आ गया या फिर ईएसआई पे आ गया तो हम नहीं लिख पाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे भी एक ऑप्शन ऐसा था जो बिल्कुल जनरल और एग्रीकल्चर बेस्ड था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का क्या बेनिफिट हो सकता है फार्मर्स के लिए। ओके, इसका डिटेल वीडियो अरुणिमा मैम बनाएंगी और इसकी पूरे आंसर की हम लोग अपलोड करेंगे, तो आप वहां पे इंडिविजुअल देख सकते हैं। देन लेटर राइटिंग था। लेटर राइटिंग में वहां पे वर्ड लिमिट मेंशन नहीं की गई थी। 30 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। इसमें ऑप्शंस थे, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, जिसमें कि इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंशन करना था। दूसरा था कि क्रेडिट कार्ड कंपनी को रिक्वेस्ट लेटर लिखना था टू चेंज द रेसिडेंशियल एड्रेस, और सिमिलरली एक ब्लॉक ऑफिसर को एड्रेस लिखना था फॉर द पिटीफुल कंडीशन ऑफ विलेज डिस्पेंसरी। तो ये लेटर राइटिंग के ऑप्शंस वहां पे थे। देन प्रेसी राइटिंग था। प्रेसी के लिए एक पैराग्राफ दिया गया था। पैराग्राफ मोर और लेस इस थीम पे बेस्ड था, वेटिंग फॉर द रिजल्ट एंड मेंटल हेल्थ पे, कि रिजल्ट का वेट करते समय उसमें पहले ही जो स्टार्ट हुआ था वो इलस्ट्रेशन दिया गया था कि जब हमारा इंटरव्यू होता है और तब से जब तक हमारा रिजल्ट आता है तो हम कितनी स्ट्रेस कंडीशन में रहते हैं, वो उसमें दिया गया था। बेसिकली आप देख सकते हो कि ये कंडीशन उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जिन्होंने अभी एग्जाम दिया है, कि जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक वो स्ट्रेस बढ़ता ही जाता है। वो उसमें पूरा डिफाइन किया था एंड वो उसमें हम मेंटल हेल्थ को कैसे एसोसिएट करते हैं वो सारा कुछ दिया था। इसमें प्रेसी लिखना था 120 वर्ड्स के लिए। टाइम मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में टाइम सफिशिएंट था, बट जो एआरडी, ईएसआई या फिर एग्रीकल्चर या फिर लैंड डेवलपमेंट स्ट्रीम से था उसमें टाइम का कॉन्स्टेंट था। उसके लिए टाइम मैनेजमेंट आपको पहले से करना पड़ेगा, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो ऑब्जेक्टिव पार्ट था उसके लिए भी टाइम केवल 30 मिनट था। 30 मिनट में आपको 30 क्वेश्चंस करने थे, जिसमें कि बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ आए हुए थे। तो दोस्तों आप लोग अभी से प्रिपेयर करें अकॉर्डिंगली फॉर द फेज 2 ऑल्सो। सिर्फ फेज 1 पे ध्यान ना दें, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा ही करते हैं कि फेज 1 के पे ध्यान देते हैं और फेज 2 के लिए नहीं करते, और फेज 2 के लिए टाइम फिर बहुत कम हमें मिलता है। देन क्वेश्चन आता है कि कट ऑफ क्या रहेगी। हर कोई यही पूछता है कि सर कट ऑफ क्या रहेगी। तो कट ऑफ के लिए मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, जैसे मैंने पहले भी आपको एग्जाम के पहले भी कहा था कि आप कट ऑफ को छोड़ दें एग्जाम से पहले, तो बिल्कुल ना सोचे कट ऑफ के बाद। एग्जाम के बाद क्योंकि हर किसी को होता है कि मैंने इतने क्वेश्चन किए हैं, अगले ने कितने किए होंगे, क्या कट ऑफ रहेगी, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, दूसरे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें या नहीं करें, इस टाइप से रहता है। तो बट अगेन कट ऑफ प्रिडिक्ट करना इज वेरी, एक टाइप से आप कह सकते हैं ना कि उस कोई प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकता उसको बिफोर द प्रिडिक्शन ऑफ, या फिर जो फाइनल कट ऑफ आती है उससे पहले नहीं प्रिडिक्ट हो सकती। मैं कुछ भी यहाँ पे आपको बोल दूं या फिर मैं इन जनरल सिंपल ये कह दूं कि 50% रहेगा, तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। आप लोगों ने फेज 1 में भी देखा है। फेज 1 में अगर मैं आपको बताऊं, फेज 1 में जो सबसे इंपॉर्टेंट था या जो सबसे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन का विषय बना था वो था डिसीजन मेकिंग। तो ऐसे स्टूडेंट्स का भी सिलेक्शन हुआ है जिन्होंने सिर्फ एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था डिसीजन मेकिंग में, और ऐसे स्टूडेंट्स का भी सिलेक्शन हुआ जिन्होंने 8 क्वेश्चंस भी सेलेक्ट किए थे। तो आप ये देख सकते हो कि कट ऑफ 1 नंबर भी हो सकती है, कट ऑफ उससे ज्यादा तो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर जिसने एक अटेम्प्ट किया है और उसका सिलेक्शन हुआ है, और उसमें भी ये चांस हो सकता है कि अगर उसका वो भी गलत हुआ तो -0.25
उसके मार्क्स रहे होंगे। तो अगेन उसको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, तो इसको प्रिडिक्शन पे ना रहें एंड आपका अपना आपने एग्जाम कर दिया है, अब आप उसके बारे में बिल्कुल भी ना सोचें, बिल्कुल पॉजिटिव नोट पे आगे के लिए प्रिपेयर करें इंटरव्यू के लिए, या फिर आप कोई भी बाकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस पर करें। बाकी आप लोग अपने स्कोर्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और आपको एक दूसरे के स्कोर से पता चल जाएगा। ऑल्दो हमने काफी स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस किया है, बट मुझे नहीं लगता कि उतने स्टूडेंट्स के डिस्कशन के बेस में भी हमें कोई प्रेडिक्शंस पहले से देने चाहिए। तो आप अपने ओवरऑल मार्क्स यहाँ पे लिख सकते हैं। देन लर्निंग फॉर द NABARD 2022, दिस इज द मेन थिंग कि आपको उसके लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो कि आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करें। क्यों अभी से पढ़ना स्टार्ट करें? अगर आप देखोगे 2019 में भी सिमिलर पैटर्न में एग्जाम हुआ था कि जून जुलाई में नोटिफिकेशन आया था और ईयर एंड तक वो सारी प्रोसेस खत्म हुई थी। तो उन्होंने 2020 में, अगर आपको पता होगा, तो 1 जनवरी को ही नया नोटिफिकेशन आ गया था। तो सिमिलर कंडीशन है इस साल की भी। तो आप ये उम्मीद ना करें कि अगले साल भी जून जुलाई में आएगा या उससे पहले आएगा, बाद में आएगा, कभी भी आ सकता है। मोस्ट प्रोबेबली ईयर स्टार्टिंग में भी आ सकता है। तो आप अभी से स्टार्ट करें, क्योंकि जब एग्जाम आ जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है, उसके बाद फिर टाइम नहीं मिलता। ओके, तो आप अभी से स्टार्ट करें, अपनी कंसेप्ट्स को बनाएं, क्योंकि पेपर का पैटर्न अब आपको पता है, ERD ESI GA वाला हो चुका है। मेरिट के लिए आपको इन तीनों को फोकस करना है। तो आप अभी से इन पे अपने कंसेप्ट्स को बनाएं। और जैसा मैंने आपको पहले कहा कि फेज 2 को भी साइमल्टेनियसली आप प्रिपेयर करें, क्योंकि आपकी जो राइटिंग स्किल्स और आपका टाइम मैनेजमेंट है वो सारा कुछ मैटर करता है। और आप सिर्फ ये ना सोचें कि पेपर 1 हो जाए फिर तो मैं इजीली कर लूंगा, ऐसा नहीं हो पाता है। प्रैक्टिस ARD ESI को आपको ज्यादा करना है। रेगुलर रहें अपने स्टडीज में, एक टाइम डिवोट करें कि इतना टाइम आपको कम से कम हर रोज देना ही देना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ NABARD 2022। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमको मेल कर सकते हैं, आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है, आप अपनी क्वेरी को क्लियर कीजिए और आज से ही पढ़ना स्टार्ट करें। एंड आप अगर आप अगेन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर ये प्रिपरेशन आप हमारे साथ करना चाहते हैं, सो वी आर लॉन्चिंग अ न्यू बैच जो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। तो आप अभी एनरोल कर लें एंड यू विल आल्सो गेट द 38% ऑफ ऑन आवर कोर्स। ओके, एंड कोर्स के हाइलाइट्स में आपको बता दूं, ये सारी चीजें तो आपको हमारे हर कोर्स में मिलते ही। उसके अलावा यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट में मिलेंगे फॉर ARD ESI एंड इंग्लिश, और जिसपे हम पर्सनलाइज्ड फीडबैक देते हैं, रियल एग्जाम एक्सपीरियंस आपको होता है। ओके, सो दिस इज फॉर अ न्यू बैच। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आपको आपका कैसा एक्सपीरियंस था अपने एग्जाम का, आप वो जरूर बताएं कमेंट बॉक्स पे। अपने जो स्कोर है टाइप से, कितने आपने अटेम्प्ट किए, आपका क्या ऐसा एक्सपीरियंस था, वो जरूर बताएं, सो दैट कि जो नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट इस एग्जाम को देंगे उनके लिए हेल्प हो सके। आपकी कोई भी क्वेरी है, आप hello@exambee.com में मेल कर सकते हैं, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।